हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है वो हमारा 14 दिसंबर को होने वाला है। उसके लिए अगर आप पेपर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको पेपर 1 में 30 मार्क्स का ईवीएस पूछा जाता है। हमारा 30 मार्क्स का ईवीएस आता है, उसके अंदर 15 मार्क्स की तो आपसे ईवीएस पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, जिसके लिए आपको क्या करना होता है, अपनी 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करना होता है ईवीएस की। तो आपको पता है इस साल हमारी जो 3rd क्लास की ईवीएस एनसीईआरटी है उसे चेंज किया गया है। एनसीईआरटी ने न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी हमें दी है 3rd क्लास के लिए। तो आज हम 3rd क्लास की न्यू एनसीईआरटी को कवर करेंगे। जो हमारी 3rd क्लास की ईवीएस की न्यू एनसीईआरटी है उसका नाम है आवर वंडरस वर्ल्ड, ठीक है। तो आज हमें इसे कवर करना है। तो आपको पता है हमारी जो 3rd क्लास की ईवीएस की एनसीईआरटी दी हुई है उसके अंदर हमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। उन फैक्ट्स को हमें स्टडी करना है क्योंकि यहाँ से एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले वहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया है फैमिली के बारे में। तो आपको पता है फैमिली है ना, दो टाइप के हो सकते हैं। एक होती है जॉइंट फैमिली, जहाँ पर आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ में रहते हैं, और एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है जहाँ पर अपने माता पिता के साथ सिर्फ बच्चे रह रहे होते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली बुलाते हैं। और अगर आप अपने एक्सटेंडेड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची, माँ, सबके साथ रह रहे होते हैं तो इसको हम क्या बुलाते हैं, जॉइंट फैमिली बुलाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक गेम के बारे में बताया गया है जिसको हम क्या बुलाते हैं, पीका बू बुलाते हैं। तो पीका बू क्या होता है, एक ऐसा गेम होता है जिसे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं। वो छुप जाते हैं और जैसे ही वो बच्चा दोबारा से पकड़ा जाता है तो वो क्या बोलते हैं, दूसरा बच्चा जो उन्हें ढूंढ रहा होता है वो क्या बोलता है, उन्हें देखते ही पीका बू बोलता है। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि पीका बू जो है छोटे बच्चों के साथ खेले जाने वाला एक खेल है जिसमें छिपना होता है और अचानक से प्रकट होकर पीका बू कहना शामिल है, ठीक है। उसके अलावा जो परिवार होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार। यहाँ पर एक चैप्टर दिया हुआ है जिसका नाम है गोइंग टू दी मेला। तो कुंभ मेला जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। यहाँ पर है ना मैनकाइंड की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर आते हैं। इस मेले को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और कौन सी नदियों के किनारे पर कुंभ मेला लगता है, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी और शिप्रा नदी। हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। कौन कौन सी जगहों पर लगता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। ऐसा होता है जैसे कि इस बार का कुंभ मेला अगर हरिद्वार में है तो 12 साल बाद जो कुंभ मेला होगा वो फिर उसके बाद किसी दूसरी जगह पर होगा। वो जगह कौन सी हो सकती है, प्रयागराज हो सकती है, नासिक हो सकती है, उज्जैन हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस में हर बार कुंभ मेला लग रहा होता है। और कौन सी नदियाँ इन्वॉल्व होती है, गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा, इन नदी के तटों पर ये मेला लगता है, ठीक है। तो कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है, मानव जाति का सबसे बड़ा जमावड़ा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं। 4 नदियां इन्वॉल्व है, 12 साल में एक बार होता है और 12 साल में 4 जगह इन्वॉल्व है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। चैप्टर है हमारा जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। तो एक कश्मीरी डिश के बारे में आपसे बताया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि हाक कौन सी जगह की डिश है, तो आपको अलग अलग स्टेट के नाम दिए जा सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हाक है, जो एक तरीके की लीफी वेजिटेबल है जिसे हॉट राइस के साथ बनाया जाता है, ये कैसी डिश है, एक कश्मीरी डिश है। उसके अलावा कश्मीर में ही है ना ट्यूलिप फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है ना कश्मीर के अंदर है ना बहुत सारे ट्यूलिप के फ्लावर उगते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्प्रिंग में एक फ्लावर, रेड कलर का एक फ्लावर ब्लूम करता है जिसका नाम क्या है, रोडोडेंड्रॉन है। और जो विशु फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है, ठीक है। तो गरम चावल के साथ कश्मीरी व्यंजन हाक, एक तरीके की पत्तेदार सब्जी, कहाँ पर खाई जाती है, कश्मीर में खाई जाती है। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कश्मीर में मनाया जाता है। और रोडोडेंड्रॉन का जो फूल है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कश्मीर में देखने को मिलेगा। और जो विशु उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। उसके अलावा जो विशु फेस्टिवल है जो केरला में मनाया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, लोग उस दिन विशुकानी एक तरीके का रिचुअल ऑब्जर्व करते हैं। तो ये विशुकानी क्या होता है, एक मलयाली न्यू ईयर होता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, सनराइज के टाइम पे ऑस्पिशियस आइटम जो है उन्हें पूजा जाता है ताकि आपका जो पूरा का पूरा साल है वो बहुत ही प्रॉस्पेरस रहे। आपका जो आने वाला साल है वो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस रहे, शुभ रहे, प्रॉस्पेरस रहे, ठीक है।
इस दिन क्या होता है, जब विशु फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो बहुत सारे येलो कलर के जो अमलताश के फूल होते हैं, बहुत सारे जो फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती है, उन सब से क्या बनाया जाता है, विशु काणी बनाया जाता है। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन से फूड किस फेस्टिवल में खाए जाते हैं, तो अभी अभी आपने देखा कि छठ पूजा गई है, तो इसके अंदर क्या खाया जाता है, ठेकुआ कौन से फेस्टिवल में खाया जाता है, छठ पूजा में खाया जाता है। पीठा जो एक डिश होती है, असम में जब बिहू मनाया जा रहा है तो वहाँ पर जो डिश बनाई जाती है उसका नाम है पीठा। उसके अलावा जो प्लम केक होता है उसे लोग क्रिसमस में बनाते हैं। गुजिया जो होती है वो होली के अंदर बनाई जाती है। सादिया जो होता है वो ओणम के अंदर खाया जाता है। होलीगे जो होता है वो उगाड़ी के फेस्टिवल में खाया जाता है। और जो सेवइयाँ होती है उसे ईद उल फितर में खाया जाता है। आपको है ना मैच दी फॉलोइंग करने के लिए आ सकता है यहाँ से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा फूड आइटम कौन से फेस्टिवल के दौरान खाया जाता है। और आपसे है ना डायरेक्ट ईवीएस एनसीईआरटी के फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली बस उतने ही याद रखने हैं जितने आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बताना है माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक में से एक है। ये हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल के अंदर प्रेजेंट है। तो आपसे कंट्री पूछी जा सकती है, तो नेपाल के अंदर प्रेजेंट है। माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी जाती है, कंटिन्यूसली सीटेट में बार बार रिपीट होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट होती है वो 8848 मीटर होती है। और हिमालयाज का मीनिंग क्या होता है, होम ऑफ स्नो। ठीक है, तो आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट मालूम होनी चाहिए। ये कौन सी कंट्री में स्थित है ये आपको मालूम होना चाहिए कि नेपाल में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, के बाद है एक स्प्रिंग फेस्टिवल सरहुल। तो जो सरहुल फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा है। जैसे कि विशु कहाँ पर मनाया जा रहा है, केरला में मनाया जा रहा है। सरहुल कहाँ पर मनाया जा रहा है, झारखंड में मनाया जा रहा है। तो इस दिन लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेडिशनल कपड़ों को पहनते हैं और जो सकुआ ट्री है उसके अराउंड प्रोसेशन करते हैं। उनके हाथ में है ना जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, सकुआ के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अर्थ और सन को अपनी ऑफरिंग्स देते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। उसके अलावा वो सरहुल को सेलिब्रेट करते हैं कैसे, गाकर, नाचकर, ड्रम बज रहे होते हैं, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे वो क्या कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड में बसंत ऋतु में क्या मनाया जाता है, सरहुल त्योहार मनाया जाता है। लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जुलूस के रूप में सखुआ पेड़ तक जाते हैं, वहां पर अंकुरित अनाज और सखुआ के फूल ले जाते हैं। प्लांट्स के बारे में आपको एक चैप्टर दिया हुआ है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आपको पता है आपने अपनी लाइफ में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखे होंगे, उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। तो आपको वो डिफरेंट कैटेगरीज देखनी है। तो सबसे पहले आपने है ना बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे जिन्हें हम क्या बुलाते हैं, ट्रीज बुलाते हैं, जिनकी बहुत बड़ी ट्रंक होती है, उन पे बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है जो बहुत दूर दूर तक फैली होती है, बहुत सारी पत्तियों से भरा रहता है। और उनकी जो रूट होती है, ट्री की जो रूट होती है वो बहुत डेप्थ तक नीचे जाई रहती है। और अगर आपसे ट्री के एग्जाम्पल पूछे जाए तो ट्री के एग्जाम्पल कौन है, मैंगो का जो पेड़ है, खेजाड़ी का जो पेड़ है, जैक फ्रूट जो आपकी कटहल होती है उसका जो फ्रूट है, आपका जो बरगद का पेड़ है, अमलताश का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, चिनार का पेड़ है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ट्री के एग्जाम्पल। को मालूम होना चाहिए कि जो पेड़ होते हैं जिनके बहुत बड़ा तना होता है, बहुत सारी शाखाएं होते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, पेड़ बुलाते हैं। और इसमें आपको सारे एग्जाम्पल से मालूम होना चाहिए कि पेड़ के एग्जाम्पल कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं शब्स। तो आपने है ना कुछ प्लांट्स को देखा होगा जिनकी हाइट है ना मीडियम साइज की होती है, ना तो वो बहुत बड़े होते हैं ना वो बहुत छोटे रह जाते हैं। और उनकी जो शाखाएं होती है वो कैसी होती है, मोस्टली वुडी स्टेम होती है उनकी। और जो उनकी ब्रांच है वो मोस्टली ग्राउंड के आसपास तक ही फैली होती है। ठीक है, तो हमारा जो हिबिस्कस का प्लांट है, हमारा जो रोज का प्लांट है, हमारी जो तुलसी है, करी लीव का प्लांट है ना,
उनके वो सब किसके अंदर आते हैं, श्रब्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो आपके दालों वाले पौधे होते हैं ना, जितनी भी दालें आप खाते हैं, तुअर दाल हो, मसूर दाल हो, मूंग दाल हो, उड़द दाल हो, ये सारी की सारी भी कैसे प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, श्रब्स प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है, दालों वाले पौधे हैं, हमारा जो गुड़हल का फूल है, गुलाब का फूल है, ये सब भी कैसे प्लांट्स है, श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं। झाड़ियाँ जो होती है वो मध्यम आकार के पौधे होते हैं जिनकी लकड़ी, तनी और शाखाएं जमीन के करीब बढ़ती है। ठीक है, बहुत सारी जो हमारी दालें हैं वो भी किसके अंदर आती हैं, झाड़ियों के अंदर आती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे छोटे प्लांट, जिनको हम क्या बुलाते हैं, हर्ब्स बुलाते हैं। तो हर्ब्स जो होती है ना, वो बहुत ही स्मॉल प्लांट होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और कभी भी वो वुडी नहीं होगी। और आपके जितने भी घास है ना, ग्रासेस है, वो क्या है, एक तरीके की हर्ब्स है। और ग्रास की, आपके जो घासों की पत्तियां होती है वो बहुत ही पतली होती है, फ्लैट होती है, और जो उनकी स्टेम होती है वो भी होलो होती है। तो आपका जो पुदीना है, टमाटर है, धनिया है, सरसों है, जंगली घास है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके हर्ब्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अलावा आप जो जो ग्रेन्स खाते हैं, जो आप चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, बाजरा खाते हैं, ज्वार खाते हैं, रागी खाते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ग्रासेस के एग्जाम्पल है। ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सब कुछ। तो हमारा जो राइस है, वीट है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, अगर आपसे कभी भी इनकी फैमिली पूछी जाए तो इनकी फैमिली कौन होती है, ग्रास होती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका शुगर केन और बैम्बू होता है, ठीक है, जो आपका बांस का पौधा है, आपका गन्ने का पौधा है, वो है ना, घास की प्रकार है, लंबी घास के प्रकार है। जो बैम्बू है वो स्पेशल काइंड का ब्रास है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक लंबा रहता है और हाइट में भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और बहुत ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। ठीक है, बहुत अधिक समय तक जीवित रहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी अनाज हम खाते हैं, धान हो, गेहूं हो, बाजरा हो, वो सब क्या है, ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जो आपका शुगर केन है, आपका जो बांस है, वो भी किससे बिलोंग करते हैं, ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। तो क्लाइंबर्स वो होते हैं जो किसी के सहारे चढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही पतली होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, और ये है ना, दूसरे दूसरे पौधों का सपोर्ट लेके, किसी खिड़की का सपोर्ट लेके, किसी चीज का सपोर्ट लेके अगर चढ़ रहे होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, क्लाइंबर्स बुलाते हैं। और अगर वो जमीन पर फैले हुए हैं तो उनको हम क्या बुलाते हैं, क्रीपर्स बुलाते हैं। ठीक है, तो क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल कौन होता है, अगर आपके घर में कोई भी मनी प्लांट का पौधा है, ठीक है, आपके घर में कोई भी बॉटल गॉर्ड का पौधा है, ठीक है, तो उनको आप देखोगे वो किसी न किसी के सपोर्ट से चढ़े होते हैं। ठीक है, दीवार का सपोर्ट लेके मनी प्लांट चढ़ी होती है, या आपने जो मॉस की स्टिक होती है उसको लगाया होता है, उसके साथ वो अटैच कर जाती है। लेकिन जो आपके क्रीपर होते हैं, अगर आप अपना तरबूज का पौधा देखोगे, अगर आप अपना कद्दू का पौधा देखोगे, तो वो जमीन में फैला होता है, क्योंकि इतना ज्यादा वजन होता है कद्दू का। तो अगर वो किसी का सहारा लेके लटकेगा तो कद्दू जो है उसकी स्टेम टूट जाएगी। ठीक है, मतलब जो पौधा होगा उसकी स्टेम टूट जाएगी। तो हमें दो टाइप के प्लांट्स और याद रखने हैं, वो क्या है, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ठीक है, तो क्लाइंबर्स जो किसी का सहारा लेकर चढ़ते हैं, क्रीपर जो जमीन पर फैले होते हैं। ठीक है, तो क्लाइंबर्स और क्रीपर जो होते हैं, इनके तने बहुत ही पतले और लचीले होते हैं, ये दूसरों के सहारे चढ़कर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लता के उदाहरण कौन है। यहाँ पर आपके कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, इनके है ना दूसरी भाषाओं में नाम बता रखे हैं। जो आपका मैरीगोल्ड होता है, जिसे हम गेंदा बुलाते हैं, तो तेलुगु में इसे बंथी बुलाते हैं। उसके अलावा जो आपका नीम का पौधा होता है, उसे कन्नड़ में बेगुगिडा बुलाते हैं। उसके अलावा जो आपका बेर का पौधा होता है, जिसे जुजुबा भी बुलाते हैं, उसे हम मणिपुरी भाषा में क्या बुलाते हैं, बोराई बुलाते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद आपको प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो आपको पता है हमारा प्लांट है ना, दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। तो जमीन के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम रूट सिस्टम बुलाते हैं, जिसके अंदर हमारी जड़ होती है, जो क्या करती है, पानी और खनिजों को अवशोषित करती है।
उसके ऊपर जो हमारा बाहर वाला पार्ट होता है जिसे हम शूट सिस्टम बुलाते हैं, हिंदी में प्ररोह प्रणाली बुलाते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या आता है, फ्लावर्स आते हैं, लीफ आते हैं और फ्रूट आते हैं। तो हमारे जो फूल, पत्ता और फल, तना है, ये सब किसका पार्ट है, प्ररोह प्रणाली का पार्ट है, और जो हमारी जड़ है वो जड़ प्रणाली का पार्ट है। ठीक है, तो फ्लावर जो है वो हमारी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हमारे प्लांट्स रिप्रोडक्शन किसकी वजह से कर पाते हैं, फ्लावर्स उनके अंदर प्रेजेंट है क्योंकि वो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। उसके अलावा जो आपकी पत्ती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, खाना बनाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। उसके अलावा जो आपके फ्रूट होते हैं उनके अंदर क्या मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं। जैसे ये टमाटर का पौधा है, अगर आप देखोगे ना टमाटर के अंदर से बहुत सारे बीज निकलते हैं, उन बीज की मदद से आप क्या करते हो, दोबारा से और टमाटर के पौधे लगा सकते हो। ठीक है, खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है फ्रूट, और बट उसके अंदर बीज भी होते हैं ताकि हम नए पौधे उगा सके। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कभी दालचीनी देखी है, तो दालचीनी का फोटो मैंने यहाँ पर लगाया है। दालचीनी कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो ये क्या होती है, ये है ना बार्क होती है। ठीक है, तो आपका जो ट्री है उसका जो तना है उसके ऊपर जो छाल चढ़ी होती है उसे हम क्या बुलाते हैं, बार्क बुलाते हैं। और सिनेमन का जो पार्ट हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी का जो पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, बार्क होता है। ठीक है, तो जो छाल होती है पेड़ के तने का कठोर भारी आवरण है, और दालचीनी में क्या इस्तेमाल किया जाता है, छाल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दालचीनी जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, छाल को ही हम क्या बुलाते हैं, दालचीनी बुलाते हैं। इंग्लिश में इसे सिनेमन बुलाते हैं। ठीक है, सिनेमन स्टिक। उसके बाद जो चीनी है, आपके घरों में जो चीनी मिलती है वो किससे मिलके बनती है, आपका जो शुगर केन होता है, आपका जो गन्ने का पौधा होता है, उससे हम चीनी बनाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हो बैम्बू जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, वो सबसे लंबा ग्रास है, टॉलेस्ट ग्रास। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कौन होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका बांस का पौधा होता है वो सबसे लंबा ग्रास होता है। उसके अलावा अगर थर्ड पिक्चर में आप देखोगे, एक आपको बहुत बड़ा सा फूल दिखाई दे रहा है। इस फूल को हम क्या बुलाते हैं, रेफ्लिशिया बुलाते हैं, जो मिजोरम में दिखता है और सबसे बड़ा फूल है। ये इतना बड़ा होता है कि आपको एक बड़े साइज का अम्ब्रेला अगर आप देख रहे हो ना, उस साइज का फूल खिला होता है। इसका नाम क्या है, रेफ्लिशिया है, सबसे बड़ा फ्लावर है, और मोस्टली इंडिया में कहाँ देखने को मिलता है, मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा, जंगलों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो गन्ने के तने से चीनी का उत्पादन होता है, बांस सबसे ऊंची घास है, और मिजोरम में देखे जाने वाला रेफ्लिशिया सबसे बड़ा फूल है, छतरी जितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, हाथी के पैर जितना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है प्लांट्स एंड एनिमल्स टू लिव टुगेदर, चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो आपको मालूम है जो सॉइल होती है हमारे अर्थ के सरफेस पे, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे हम क्या बुलाते हैं, सॉइल बुलाते हैं। सॉइल आपको पता है बहुत बड़े बड़े पत्थर जब बहुत छोटे 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 पीसीस में टूट जाते हैं, और बहुत सारी पत्तियां एनिमल्स वहां पर रह रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं, ह्यूमिफिकेशन कर देते हैं। आपको पता है ना, हमारी सॉइल के अंदर अगर ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है, बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है। ठीक है, तो सॉइल के अंदर है ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े रह रहे होते हैं जो उसे फर्टाइल बनाने में मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो ऊपर की टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो है ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। वहां पर आपको बहुत सारी चींटियां देखने को मिलेगी, दीमक देखने को मिलेगी, स्मॉल स्मॉल जो बीटल्स होते हैं, ग्रास ऊपर होते हैं, ये सब आपको हमारी जो सॉइल है उसके टॉप लेयर में देखने को मिलती है। उसके बाद है ना जब बारिश होती है, ठीक है, तो हमारी जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है, और अर्थवॉर्म, मिलीपीड जैसे एनिमल्स भी आपको दिखाई देते हैं। तो आपको पता है हमारी सॉइल के अंदर है ना अर्थवॉर्म प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है, किसान का दोस्त होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है आपकी जो जमीन है उस पे वो मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, और आपकी जमीन को क्या बनाता रहता है, फर्टाइल बनाने में मदद करता है, उसको बहुत ही लूज रखने में मदद करता है। ठीक है, सॉफ्ट रखता है आपकी जमीन को, तो उससे है ना पौधे बहुत आराम से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बातें याद रखनी है। तो आपका जो कैमल्स है, जो आपके ऊंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। उसके अलावा जो आपका आउल होता है वो क्या करता है, अगर किसी पेड़ के अंदर कोई भी होलो पार्ट है वहां पर रह रहा होता है, अपने बच्चों को वहां पर रख रहा होता है। उसके अलावा जो स्क्विरल्स और क्रो होते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी जो गिलहरी है और जो कौवा है, वो क्या करते हैं, प्लांट्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ट्विग्स होते हैं, उनसे अपना नेस्ट बना रहे होते हैं ताकि अपने बच्चों को वो वहां पर रख सके।
मंकी को जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स खाने पसंद है। अगर आपने कोई भी फ्रूट का प्लांट लगा रखा है तो आप देखोगे मंकी आके उसे अटैक कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सनबर्ड होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर से नेक्टर को चूस रहे होते हैं। तो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो टेस्टी जूस होता है ना, उसको हम क्या बुलाते हैं, नेक्टर बुलाते हैं। तो इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो उल्लू जैसे पक्षी होते हैं वो अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करते हैं, पेड़ों के अंदर जो खोखला पार्ट होता है वहां पर अपने बच्चों को रख रहे होते हैं, उसको नेस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है टेलर बर्ड। तो टेलर बर्ड को अगर आपने देखा होगा वो क्या करता है, दो उसने अगर पत्तियां ली उनको आपस में इतने अच्छे से सील देता है और उसको घोंसले की तरह इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसके अलावा जो चमगादड़ और तेंदुए होते हैं वो आराम करने के लिए क्या करते हैं, पेड़ की शाखाओं पर आराम कर रहे होते हैं। किसकी बात हो रही है, चमगादड़ की बात हो रही है। तेंदुआ भी आपको पता है ना, पेड़ों पर चढ़ सकता है। उसके अलावा जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर स्टेज क्या कर रही होती है, पत्तियां खा खा के खुद को ग्रो कर रही होती है, ठीक है। जो हमारा कैटरपिलर होता है वो पत्तियां खाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का नाम है लिविंग इन द हार्मनी। तो आपको पता है प्लांट्स के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। हम छाया के लिए इस्तेमाल करते हैं पौधों का, बहुत सारी दवाइयाँ बनती है पौधों की वजह से, बहुत सारे एनिमल जो है वो छाया में रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा प्लांट्स के ऊपर अपना घोंसला बना रहे होते हैं, फ्रूट देते हैं प्लांट्स में, फ्रेश एयर। आपको पता है ना, हम अपनी लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। उसके अलावा जो बहुत सारे आपने कॉटन पहना होता है, जूट पहना होता है, वो सब भी हमें किससे मिलता है, फाइबर हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे कामों के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और ईंधन की तरह जलाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है, वो भी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पौधों के क्या क्या हमारे जीवन में उपयोग है, ठीक है। दवाई बनाने के काम आते हैं, औषधि के लिए काम आते हैं, यानी कि फाइबर मिलता है, छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, ताजी हवा मिलती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है, पौधों से मिलती है। उसके बाद है आपकी जो गिलहरी होती है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारे नेचर में। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो क्या करती है, हमारी जो गिलहरी होती है उसने है ना एक्सीडेंटली दुनिया भर के पौधे, हजारों पौधे उसने लगा दिए। क्या करती है, वो एक जगह पे रह रही होती है, वहां पर छुपी रहती है, वहां पे कोई नट्स खा रही होती है, जाके फिर उसका बीज वो कहीं दूसरी जगह पे गिरा देती है। इस तरीके से क्या होता है, हर जगह पे बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। किसकी मदद से, स्क्वायरल की मदद से, जो गिलहरी होती है। हमारी जो गाय है, हमारी जो भैंसे हैं, बकरी है, उनसे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, ठीक है। इसलिए हम है ना एनिमल्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर और कंपैशन एंड काइंडनेस के साथ हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब दूध, दही, चीज़, ये सारी चीज़ें जो खाते हो वो हमें किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है। अगर आप एनिमल्स की वैल्यू नहीं करेंगे तो आप ये सारी की सारी चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उसके अलावा नेचर को कंजर्व करने में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो हमें इनकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एनिमल्स के साथ आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, प्लांट्स को आपको बहुत केयर से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो गए तो हमारा सर्वाइवल भी इतना इजी नहीं रहेगा। प्लांट्स के बिना तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हमें। उसके अलावा जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। देखो, प्लांट्स और एनिमल भी है ना एक दूसरे के लिए डिपेंड करते हैं। बहुत सारे एनिमल जो है वो प्लांट की छाया में नीचे रह रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस करता है वो उसे हम इस्तेमाल करते हैं, जानवर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो पौधों को खाते हैं और उससे उन्हें एनर्जी मिलती है। उसके अलावा एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे कि सोचो उन्होंने किसी बीज को खाया, किसी फ्रूट को खाया, और जो बीज बच गया उसे जाके उन्होंने कहीं पे गिरा दिया, और उसकी वजह से है ना हमारे बहुत सारे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। उसके अलावा जब हमारे एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाने में काम करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो सॉइल को मिल जाते हैं और वो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हम भी अपने प्लांट्स और एनिमल्स पे बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है। हमें खाना मिलता है प्लांट से और एनिमल से, हमें रहने की जगह मिलती है, शेल्टर मिलती है, पौधों की छाया मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे कपड़े जो हमारे बनते हैं,
चाहे वो रेशम का कीड़ा हो, चाहे वो कॉटन हो, जूट हो, ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती है? हमारे नेचर से मिलती है, प्लांट्स और एनिमल से मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं ताकि उनको किसी का साथ मिल सके, कंपेनियनशिप मिल सके, और बहुत सारे और भी यूजफुल चीज़ें हमें उनसे मिलती हैं। अगर आप गाय पालते हो, भैंस पालते हो, ठीक है, तो आपको वो क्या करते हैं, दूध प्रोवाइड करेंगे। अब हम तमिलनाडु के एक गांव की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, वालपराई नाम के एक छोटे से शहर की है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना बहुत सारे बच्चे जो है और जो टीचर्स है वो क्या करते हैं, अपने शहर में आने वाले पक्षियों की तलाश करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। तो जो एक पक्षी है जिसका नाम है ग्रे बैगटेल, वो क्या करता है, यहाँ पर पहुंचता है, और जो जितने भी टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, उनके आने पे, पक्षियों के आने पे क्या करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, उनके आने का जश्न मनाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा नेचर को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि वहाँ पर एक स्पेशल पक्षी अगर आ रहा है तो उसके लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, तमिलनाडु के वालपराई नामक छोटे से शहर में। उसके बाद आता है पानी। हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, वाटर। ठीक है, तो जैसे ही बारिश का पानी आता है वो क्या करता है, आपकी सॉइल में चला जाता है धीरे धीरे, है ना। बहुत सारा पानी क्या होता है, सॉइल से सीधा का सीधा तालाब में चला जाता है, स्ट्रीम में चला जाता है, और बहुत सारा पानी ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर जो चला गया उससे हमारे जो कुएं हैं वो दोबारा से रिफिल हो जाते हैं। और कभी कभी हमारा जो रिमेनिंग हार्ड सरफेस है वहां पे सूरज की रोशनी की वजह से सारा का सारा पानी सीधा का सीधा सूख जाता है, और जो हमारा बारिश का पानी है वो धीरे धीरे जब हमारे ग्राउंड में जाता है उसको हमारे ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करता है और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो वर्षा का पानी मिट्टी में समा जाता है, धीरे धीरे नीचे बह के किसी धारा या तालाब में भी मिल जाता है, और जो हमारे पानी के स्रोत है उनको रिचार्ज करने का काम भी कौन करता है, हमारा रेन वाटर करता है। अगर बारिश ना हो तो आपका जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो किस तरीके से रिचार्ज हुआ करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कंज्यूम करे जा रहे हैं, हम वाटर को कंज्यूम करते रहते हैं, एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसको बैलेंस करने का काम, रिचार्ज करने का काम कौन करता है, वाटर साइकिल करती है। वाटर साइकिल में क्या होता है, पहले जितने भी आपके सरफेस होते हैं वहां से पानी एवोपरेट होकर ऊपर जाता है, बारिश की फॉर्म में वो नीचे गिर रहा होता है और फिर से हमारे ग्राउंड लेवल रिचार्ज हो रहे होते हैं। उसके अलावा पानी क्या करता है, चीज़ों को साफ रखने में हमारी मदद करता है। हमारी हेल्थ के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पानी के बिना एक दो दिन भी नहीं गुजार सकते, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, गंदा बन जाता है। ठीक है, तो गंदे पानी को हम है ना पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम वेस्ट वाटर को है ना अपने पौधों को देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयलेट में फ्लश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है हम 3 दिन अगर पानी नहीं पीते ना तो हमारा जीवन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा आपको 3R का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 3R क्या होता है, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि आपको कम से कम कूड़ा जनरेट करना है। उसके अलावा अगर आपने जो भी चीज़ें आप लेके आए हो उनको बार बार इस्तेमाल करो, रीयूज करो। अगर अब वो चीज़ रीयूज नहीं हो सकती है तो उसको रिसाइकल करने की कोशिश करो। ठीक है, तो 3R का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा 56 भोग। तो 56 भोग ना हम उस खाने को कहते हैं जो हमें ना स्पेशली फेस्टिवल्स पे बनाते हैं, या फिर कोई बहुत ही शुभ काम अगर हो रहा होता है ना तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो गेस्ट आने वाले होते हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं, और भगवान को चढ़ाने के लिए हमें ना बहुत सारे प्रकार के खाने बनाते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, 56 भोग बुलाते हैं। अब इसको हम 56 भोग क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स की वैरायटी होगी वो कितनी होगी, 56 होगी। और 56 को हम हिंदी में क्या कहते हैं, 56 कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है ना मोस्टली 6 टाइप के डिफरेंट टेस्ट की चीजें होगी, यानी कि जो चीजें बनी होगी, 56 प्रकार की जो चीजें बनी होगी उनका टेस्ट कैसे कैसे होता है,
मीठा हो सकता है, तीखा हो सकता है, कसैला हो सकता है, खट्टा हो सकता है, नमकीन हो सकता है और कड़वा हो सकता है। ठीक है, तो ये 6 जो टेस्ट है ये ध्यान में रखे जाते हैं। 56 प्रकार का खाना बनाया जाता है, किसके लिए? दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, मेहमान के लिए और भगवान को चढ़ाने के लिए। ठीक है, आपने बहुत बार ये डायलॉग सुना होगा ना, आज क्या 56 भोग बने हैं क्या? जब आप किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं, आपका कोई दोस्त आपको अपने घर बुला रहा होता है, तो आप कहते हो क्यों 56 भोग बनाए हैं क्या मेरे लिए? ठीक है, तो वो वर्ड यहीं से आया है। ठीक है, तो 56 टाइप का जो फूड बनाए जाते हैं, आइटम्स बनाए जाते हैं, फूड आइटम्स बनाए जाते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? 56 भोग बुलाते हैं। तो आपको पता है जब समर का मौसम चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं? ठंडी ठंडी चीज़ें पीते हैं, जैसे कि पानी पीते हैं, छाछ पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, आम पन्ना पीते हैं, शुगर केन का जूस पीते हैं और उसके अलावा कोकोनट वाटर बना पीते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है? हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। और आपको पता है गर्मियों में बहुत सारा पसीना निकल रहा होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर है ना पानी का लेवल कम होता रहता है, तो उसको मेंटेन करने में भी ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। उसके बाद है स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। तो आपको पता है आजकल जब हम अपने दांतों को साफ कर रहे होते हैं तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ब्रश इस्तेमाल कर जा रहे हैं। लेकिन पुराने टाइम में हम क्या इस्तेमाल करते थे? बहुत सारे लोग आज भी गाँव में क्या इस्तेमाल करते हैं? दातुन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दातुन में क्या आता है? बहुत सारे जो पेड़ होते हैं उनकी जो ट्विग्स होती है वो इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आप नीम की दातुन इस्तेमाल कर सकते हो, आप करांज की इस्तेमाल कर सकते हो, आप बबूल की इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आपकी ट्रेडिशनल मेथड होता है क्लीन करने का। उसके अलावा जो रीठा और शिकाकाई होता है उससे आप अपने बालों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। जो लोग आज भी अपने बालों की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वो क्या करते हैं? आज भी रीठा और शिकाकाई से अपने बालों को साफ करते हैं। ठीक है, तो नीम, करंज और बबूल की जो दातुन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है दांतों को साफ करने के लिए। रीठा और शिकाकाई का इस्तेमाल किया जाता है बालों को साफ करने के लिए। उसके बाद आता है आपकी जो बॉडी होती है उसे 3 डिफरेंट प्रकार की एक्सरसाइज करनी होती है। एक होता है आप अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आपका जो हार्ट है, आपका जो लंग है उसको आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा जो आपकी हड्डियां हैं, आपकी जो मसल्स है उनको आप स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना चाहते हो, आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहे, मूव कर पाए, बहुत एजिलिटी से आप मूव कर पाए। तो इस टाइप की 3 प्रकार की एक्सरसाइज आप करते हो। ठीक है, शरीर को मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्यायाम की आवश्यकता होती है। कार्डियो श्वसन प्रणाली को मजबूत करना, मांसपेशियां और हड्डियों को ताकत देना, शरीर के लचीलेपन को बनाए रखना या बढ़ाना। तो उसके अलावा जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को है ना स्ट्रेंजर से दूर रहने के लिए बोलते हैं। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? हमें है ना अपने बच्चों के लिए पासवर्ड्स बनाने चाहिए, ताकि कोई भी पर्सन उन्हें अगर पिक करने के लिए स्कूल जा रहा है, अगर आपको अपने बच्चे को पिक करने के लिए स्कूल जाना था लेकिन आप नहीं जा सकते और आपने अपनी जगह पे किसी दोस्त को भेजा है, तो आपको उन्हें कोई ना कोई पासवर्ड बताना चाहिए जो आपके बच्चे को भी मालूम हो और उस इंसान को भी मालूम हो जिसे आपने भेजा है। और आपको अपने बच्चे को इनकरेज करना है कि वो ये पासवर्ड किसी और को ना बताए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उन्हें कोई स्ट्रेंजर लेके आ सकता है जो उन्हें किडनैप भी कर सकता है। ठीक है, तो नए लोगों से जब आपके बच्चे मिले तो उन्हें आपको सावधान रहने के लिए कहना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, तो आपको पता है हमारे जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हमारे रॉक्स और सेडिमेंट से, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं? ओर। तो ऐसा रॉक जिसके अंदर से हम मेटल्स को यूजफुली निकाल सकते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? ओर बुलाते हैं। जो कहाँ से निकलते हैं? हमारे धरती के अंदर से निकलते हैं। हमारे धरती के अंदर बहुत बड़े बड़े मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ओर प्रेजेंट होते हैं। उनको जब हम बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर से हम बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको है ना अपने बच्चों को बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेटल्स दिखाना है। तो आपको पता है मेटल के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आप जो गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो, आप जो सिल्वर पहनते हो, ठीक है, आपके थर्मामीटर में जो मरकरी होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मेटल्स के एग्जाम्पल है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो मरकरी होता है वो इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके एलॉयज होते हैं,
जिसको आपको मेटल और मेटल से मिलके बने होते हैं, मेटल और नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं। जो हमारा स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, वो किसके एग्जाम्पल है? अलॉय के एग्जाम्पल है। तो अलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं मेटल्स के। मेटल एंड नॉन मेटल भी मिक्सड हो सकता है समटाइम। तो धातु जो होती है वो कहाँ से निकाली जाती है? हमारी जमीन के अंदर से जो चट्टानों को हम निकालते हैं, जिन्हें हम अयस्क कहते हैं, तो उनके अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं? धातु निकाल सकते हैं। और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की धातु हो सकती है, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी। पारा हम किसको बोलते हैं? मरकरी को बुलाते हैं। ठीक है, तो पारा जो होता है वो बहुत हार्मफुल भी होता है, आपको उसे कभी भी कंज्यूम नहीं कर लेना है, क्योंकि मरकरी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अलावा हम अलॉय को क्या बुलाते हैं? मिश्र धातु बुलाते हैं। ठीक है, जो आपका स्टील है वो क्या है? मिश्र धातु का एग्जाम्पल है। उसके बाद है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके आर पार आप देख सकते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? ट्रांसपेरेंट बुलाते हैं। अगर किसी के आर पार आप देख पा रहे हो, किसी चीज के थ्रू आप आर पार देख पाते हो, उसे हम ट्रांसपेरेंट बुलाते हैं। जो हमारे जितने भी ग्लासेस होते हैं वो उनका नेचर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है ना, जो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? ओपेक बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी जो लकड़ी होती है उसके आर पार आप नहीं देख सकते। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत हल्का दिखाई देगा, एकदम क्लियर दिखाई नहीं देता है, पार्शियली दिखाई देता है। उनको हम क्या बुलाते हैं? ट्रांसल्यूसेंट बुलाते हैं। ठीक है, जो आपके स्टेन ग्लास होते हैं, टिंटेड ग्लास होते हैं, वो क्या होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट होते हैं नेचर में। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल कौन होता है? विंडो पे जो मिरर लगा होता है, ठीक है, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल है। उसके अलावा जो ओपेक होता है उसका एग्जांपल कौन है? आपकी कोई भी लोहे की चीज है, लकड़ी की चीज है, वो क्या है? ओपेक है। ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल कौन है? हमारे जो स्टेन ग्लास होते हैं, टिंटेड ग्लास होते हैं। ठीक है, तो जिन चीजों के आर पार आप देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जिनके आर पार आप नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है पारभासी, यानी आर पार आप देख सकते हो लेकिन आंशिक रूप से ही देख पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा ही दिखाई देगा आपको, ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं देगा। उसके अलावा हमारी जितनी भी चीज़ें हमारे नेचर में प्रेजेंट है, उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ है जिसको आप बहुत आसानी से दबा नहीं सकते, उसे हम क्या बुलाते हैं? सॉलिड बुलाते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी मूव करती रहती हैं, इस फॉर्म में रहती हैं कि जिस भी कंटेनर में उन्हें डाला जाता है उसकी शेप ले लेते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन होता है? वाटर। ठीक है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? लिक्विड बुलाते हैं। और जो हमारी तीसरी स्टेट होती है उसे हम क्या बुलाते हैं? गैस बुलाते हैं। ठीक है, जो हमारी एयर है वो क्या है? गैस है। आपके घर पे जो स्टील का बर्तन है, फर्नीचर है, वो किसका एग्जाम्पल? सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके घर में जो पानी है वो किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो हमारी लकड़ी होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, रिजिड होती है। हमारे जो फैब्रिक होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और हमारे जो फैब्रिक होते हैं उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वही उन्हें सूटेबल बनाती है कि उनसे हम बहुत सारे कपड़े बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पर्दे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लकड़ी जो है वो कठोर होती है, कपड़ा जो है वो मुलायम और लचीला होता है। उसके अलावा प्लांट्स और एनिमल से है ना हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आपको पता है जो हमारी रबड़ है वो हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। हमारा जो वैक्स है उसे कौन बनाती है? हमारी जो हनी बी है, जब वो अपने लिए हनी बना रही होती है, तो जब आप छत्ते को तोड़ते हो ना तो उसके अंदर से आपको बहुत सारा वैक्स मिलता है। उसके अलावा जो हमारे प्लांट्स हैं उनसे हमें फाइबर्स मिलता है। जो हमारा कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, वो क्या है? हमें फाइबर प्रोवाइड देते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरली प्रोड्यूस फाइबर्स है, नेचुरली प्रोड्यूस चीज़ें हैं जो हमें किससे मिल सकती है? नेचर से मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके अंदर से हमें वैक्स मिलता है। लेकिन वैक्स को है ना पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम जिसको हम बुलाते हैं, उसके अंदर से भी हम वैक्स निकाल सकते हैं। पेट्रोलियम क्या पेट्रोलियम होता क्या है? तो पेट्रोलियम एक टाइप का लिक्विड होता है जो बहुत ज्यादा गहराई से निकाला जाता है। आपको बहुत डीप खुदाई करनी पड़ेगी और वहां से आप क्या निकालते हो? पेट्रोलियम को निकालते हो। ठीक है, पेट्रोलियम से आपको क्या क्या मिल सकता है? डीजल मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारी नेचुरल गैस मिलती है, बहुत सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से मिलती है। ठीक है, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, रबड़, पैराफिन, वैक्स। ठीक है, और ये सारे के सारे कैसे वेस्ट है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जो पेट्रोल से मिलने वाली चीजें ना, इनको आप
डिग्रेड नहीं कर सकते हो। नेचर में इनको डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए किस कैटेगरी के अंदर आती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि पेट्रोलियम जो है वो एक तरल पदार्थ है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको खुदाई करनी पड़ती है। ठीक है, और आपका जो पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, तो वो सब कहाँ से मिलता है, हमें पेट्रोलियम के अंदर से मिलता है, और वहाँ से आपको और भी बहुत सारा पैराफिन वैक्स भी आपको वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो नेचर में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उन्हें हम नेचुरल बुलाते हैं। नेचर में जो पहले से एग्जिस्ट करती है उन्हें हम नेचुरल बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, आप है, ठीक है, ये सब क्या है, नेचर से मिली हुई चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपके पत्थर है, पहाड़ है, पानी है, हवा है, ये सब भी क्या है, नेचर के अंदर प्रेजेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिन्हें ह्यूमंस ने बनाया, लोगों ने बनाया, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं। जैसे कि जो आपके कपड़े हैं, आपके जो शूज़ है, टेबल है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब किसने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है। तो ये चीज़ें क्या है, आर्टिफिशियल है, और जो नेचर में प्रेजेंट रहती है उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम चीज़ें वो होती है जिनको ह्यूमंस ने बनाया, और प्राकृतिक चीज़ें वो होती है जो हमें नेचर ने प्रोवाइड की हैं। उसके बाद है मेकिंग थिंग्स। ठीक है, तो जो आपका पॉट होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है, क्ले से बना होता है। ठीक है, तो क्ले को हम क्या करते हैं, एक चक्के पे घुमाते हैं और उसको कोई भी पर्टिकुलर शेप देते हैं, जो शेप हमें उसे देनी है। जब हमारे पॉट सूख जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें ओवन में हीट करते हैं। जो पॉटर का जो ओवन होता है ना, उसे हम क्या बुलाते हैं, क्लिन बुलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है ना, आग का इस्तेमाल किया जाता है पॉट को बेक करने के लिए। आप उसे पक्का बघाड़ा बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, बहुत हाई टेम्परेचर में उसे हीट करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपके जितने भी घर होते हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, ईंटों से मिलके बने हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, इंग्लिश में ब्रिक्स बुलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बहुत सारे स्टैचू बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने गणपति जी का स्टैचू लगाया हुआ है फोटो में, तो गणपति जी का स्टैचू जो मिलके बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, क्ले से मिलके बना हुआ है। साइड में जो आपको एक दूसरा पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, बहुत सारी ईंटें दिखाई दे रही है, और ऊपर आपको क्या दिख रहा है, जो एक चक्का होता है जिसके ऊपर आप चीज़ों को घुमा के एक पर्टिकुलर शेप दे सकते हो, और नीचे आपको एक ओवन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, चीज़ों को हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्लीन बुलाते हैं, और हिंदी में से क्या कहते हैं, भट्टा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बर्तनों को पक्का करने का काम किया जाता है। ठीक है, और हमारा जो पॉटर व्हील होता है उसको हिंदी में क्या बुलाते हैं, चाक बुलाते हैं। तो कोई कोई पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो लोग क्या करते हैं, गर्मी से बचने के लिए वो ऐसे घर बनाते हैं जो किसके बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, क्योंकि मिट्टी क्या करती है, घर को पूरा ठंडा रखती है। ठीक है, तो वो है ना नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं इन घरों को कवर करने के लिए। तो मोस्टली जो छत होती है वो किसकी बनी होती है, घास की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे सीमेंट के बजाय बहुत सारे लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, काऊ डंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वॉल्स को और फ्लोर को बहुत ज़्यादा साफ रखा जाए। अगर आप किसी गांव का बैकग्राउंड रखते हो, तो अगर आप वहाँ पर कभी अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे ना, तो बहुत पुराने स्टाइल के जो घर होते थे ना, मोस्टली वो मिट्टी के बने होते थे, और उनको लीपने के लिए, उनको साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, आजकल तो हम टाइल्स लगा लेते हैं, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, मिट्टी से और गोबर को मिक्स करके, मिट्टी और गोबर को मिक्स करके उसे लीपते थे। बहुत ज़्यादा सुंदर सारे डिजाइन बना रखे होते थे उन्होंने। ठीक है, उसके अलावा जो आपका काऊ डंग होता है, गाय का जो गोबर होता है, वो क्या करता है, गर्मी से आपको बचाता है। उसके अलावा आपके घर में ना इंसेक्ट्स ना घुसे, उसकी जो स्मेल होती है उसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो दूर भागते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि गर्म इलाकों के अंदर लोग क्या करते हैं, घर किससे बनाते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं। ठीक है, गाय का गोबर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, घरों को साफ रखने के लिए, लीपने के लिए, और उसके अलावा गोबर जो है वो क्या करता है, घर में कीड़ों को एंटर नहीं करने देता। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। तो आपको पता है बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है जो हमारे घरों में से निकलता है। जब आप कोई खाना लेके आते हो तो उसके प्लास्टिक बॉटल्स निकलती है, एक डब्बा निकलता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है, जब हम डेकोरेशन का सामान लेके आते हैं तो बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। और हम वेस्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं, पहले आपको ट्राई करने कम से कम चीज़ें आप इस तरीके की इस्तेमाल करो जो बहुत ज़्यादा
वेस्ट जनरेट करती है। तो आपको पहले रिड्यूस करना है, फिर आपको ट्राई करना है जो चीज़ आप लेके आ गए उसको बार बार रीयूज करो, और फिर भी अगर वो नहीं वो हो पा रही है उसको रिसाइकल करने की कोशिश करो, उससे कुछ नया बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये हमारे क्या तरीके होते हैं, वेस्ट को मैनेज करने के तरीके होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको अ प्लेस ऑफ प्राइड। ठीक है, तो आज हम है ना एक गांव की बात करेंगे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो एक गांव है जिसका नाम है सिलुक। ठीक है, तो जैसे ही आप इस गांव में एंटर करोगे, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, अरुणाचल में प्रेजेंट है, यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा साफ रोड आपको दिखाई देंगे। कोई भी कूड़ा आपको रोड के आसपास दिखाई नहीं देगा, कोई भी ओपन स्पेस से आपको कोई कूड़ा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और इतने सारे पौधे लगे हैं, यानी कि आपका जैसे जैसे सड़क जा रही है ना उसके किनारे पे इतने सारे पौधे लगे हुए हैं। इस वेस्ट को, इस गांव को अपने वेस्ट को मैनेज करने के लिए क्या मिला है, जीरो वेस्ट विलेज भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसके बाद हम एक दूसरे गांव की बात करेंगे जिसका नाम है छोटा नरेना। छोटा नरेना नाम का गांव है, जिस ये कैसा विलेज है, एक ऐसा पहला विलेज है जिसको वेस्ट फ्री बोला गया है। ठीक है, क्या छोटा नरेना कचरा मुक्त होने वाले पहले गांव में से एक था। ठीक है, उसके अलावा शून्य अपशिष्ट गांव भी कहा जाता है, जो अपने बहुत अच्छे तरीके से अपने कचरे को डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, उनको हम क्या बोला, कौन सा वो देते हैं, जीरो अपशिष्ट गांव कहा जाता है उन्हें। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे शहर सिटीज हैं जिनको हर साल अब क्या मिलता है, क्लीन सिटी का अवार्ड मिलता है। तो आपको पता है इंदौर और मैसूरू जो है उनको बहुत ज़्यादा इसमें प्रेज मिलता है, स्पेशली इंदौर जो बार बार टॉप करता है। ठीक है, क्लीन सिटीज के लिस्ट में। ठीक है, तो इंदौर और मैसूर जो है वो बहुत ज़्यादा साफ रखते हैं अपने आप को, और इसलिए उन्हें गवर्नमेंट से हर साल अवार्ड भी मिलता है क्लीनेस्ट सिटी का। ठीक है, आप बाहर देखोगे तो बहुत सारे टाइप के आपको डस्टबिन दिखाई देते हैं। तो इसलिए आपको दो प्रकार के डस्टबिन दिखाई देंगे, एक होता है ग्रीन डस्टबिन और एक होता है ब्लू डस्टबिन। तो हमारा जो ग्रीन डस्टबिन होता है ना, उसके अंदर आपको क्या डालना होता है, आपकी जो सूखी पत्तियां है, आपके घर से निकलने वाला, किचन से निकलने वाले जो वेजिटेबल फ्रूट्स वेस्ट है, आपके जो अंडों के छिलके हैं, उनको आप किस में डाल सकते हो, ग्रीन डस्टबिन में आपको उसे डालना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो कंपोस्ट हो सकती हैं, बायोडिग्रेड हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, सॉइल में मानो आपने एक गड्ढा खोदा और वहां पर आपने ये सारा का सारा जो ग्रीन डस्टबिन के अंदर वेस्ट था वहां पर डाल दिया, अब आप इसको मिट्टी की लेयर से कवर कर दोगे ना, तो कुछ टाइम के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको प्लांट्स किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो हमारा ब्लू डस्टबिन होता है उसके अंदर हमें क्या डालना होता है, हमारे जो मेटल से बनी हुई चीजें हैं, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें ब्लू डस्टबिन में डालनी होती है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, कंपोस्ट नहीं हो सकती है। तो इनको हमें मोस्टली क्या करना होता है, रिसाइकल करना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे गांव क्या करते हैं, वो दो अलग तरीके के डस्टबिन रखते हैं। तो उसमें आपको ग्रीन वाला जो बिन है उसमें आपको अपना ग्रीन वेस्ट डालना है, और जो ऐसी चीजें जो रिसाइकल हो सकती है लेकिन कंपोस्ट नहीं हो सकती, उन्हें आपने ब्लू बिन में डालना है। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब भी आपके घर में से ऐसी चीजें निकल रही है ना जो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, जैसे ग्लास टूट गया कोई, या फिर सुई कोई है, उसको आपको बहुत अच्छे से रैप करके तब डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसे ऐसे ही कूड़े में फेंक दिया, सोचो कोई सैनिटेशन वर्कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, साफ करने की कोशिश कर रहा था, कूड़े को ट्रांसफर कर रहा था, तो उसको है ना चोट लग सकती है, इंजरी आ सकती है, इसलिए आपको है ना बहुत केयरफुल रहना चाहिए दूसरे इंसान के लिए। उसके अलावा हमारी कंट्री में नेशनल क्लीनिनेस डे कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि हम अपने आसपास के पूरे सराउंडिंग को क्लीन रखें, ऐसा हम प्लेज लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल क्लीनिनेस डे कब मनाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल क्लीनिनेस डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, हिंदी में से कहेंगे राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, तो राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो अभी हमने डिस्कस की हमारी थर्ड क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी आई थी, उसको हमने डिस्कस किया। अब हमारी जो थर्ड क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी थी उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर
पेपर्स में पूछा गया है, आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताना है जो सूखी पत्तियों का उपयोग करके सुंदर चित्र बनाता है। अमृता बिश्नोई, विष्णु चिंचालकर, अनीता खुशवाहा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है एक ऐसे आर्टिस्ट जो बहुत ज़्यादा सुंदर पिक्चर्स बनाते हैं ड्राई लीव्स का इस्तेमाल करके, उनका नाम है विष्णु चिंचालकर। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि विष्णु चिंचालकर जो है, जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हैं ड्राई लीव्स का इस्तेमाल करके, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अहमदाबाद गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जो विष्णु चिंचालकर है जो ड्राई लीव्स का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर पिक्चर बनाते हैं, वो बिलोंग करते हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो हमारी जो 3rd क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी थी उसके अंदर हमें ये पिक्चर्स दिए हुए थे और वहाँ पर हमें क्या बताया गया था कि एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है विष्णु चिंचालकर, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हैं किसका इस्तेमाल करके? सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके। ठीक है, देखो कितनी सुंदर पिक्चर्स बनाई है उन्होंने। उसके बाद एक एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है रैट्स के बारे में। तो जो आपके चूहे होते हैं ना, उनकी आंखों की जो रोशनी होती है वो तो बहुत कम होती है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। अब है ना डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कौन सा खाना खाया जाता है। ठीक है, तो हांगकांग में खाई जाती है एक डिश जिसका नाम है लिंग हू फैन। ये किससे मिलके बनी होती है? सांपों से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो कहाँ पे खाई जाती है? हांगकांग में खाई जाती है। उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल में जो फिश कुक्ड होती है वो कहाँ खाई जाती है? कश्मीर के अंदर खाई जाती है। सरसों के तेल में पकाई गई मछली कहाँ पे खाई जाती है? कश्मीर में खाई जाती है। नारियल के तेल में पकाई गई मछली कहाँ पे खाई जाती है? गोवा में। आपको पता है गोवा के अंदर है ना बहुत ज्यादा नारियल उगता है, इसलिए वहां पे जो फिश कुक्ड होती है वो किसमें कुक होती है? नारियल तेल में कुक होती है। उसके अलावा जो केरल है वहां पर है ना बॉइल्ड टपोइका खाया जाता है। देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया है, देखने में ना शकरकंदी जैसा लगता है। ठीक है, तो टपोइका जो होती है, टपोइका की सब्जी खाई जाती है और इसका जो बेस होता है, करी जो बनाई जाती है वो किससे मिलके बनाई जाती है? कोकोनट का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। ठीक है, तो केरला में खाई जाता है बॉइल्ड टपोइका, गोवा में खाई जाती है फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, कश्मीर में खाई जाती है फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल और हांगकांग में एक डिश खाई जाती है जिसका नाम है लिंग हू फैन, जो किससे मिलके बनी होती है? स्नेक से मिलके बनी होती है। उसके अलावा आपसे पूछा गया है कि ब्रेल स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट की थी? एडवर्ड जेनर ने, लुइस ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर रॉबर्ट कोच ने। तो आपको मालूम है जो लुइस ब्रेल थे उन्होंने किसकी खोज की थी? ब्रेल स्क्रिप्ट की खोज की थी। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका था, स्पेशल तरीका था उन लोगों के लिए पढ़ने का जो देख नहीं सकते। ठीक है, तो जब लुइस ब्रेल बहुत छोटे थे वो अपने फादर के टूल से खेल रहे थे, उनकी आंखों में वो शार्प टूल लग गया जिसकी वजह से उनकी आंखों की देखने की रोशनी चली गई, लेकिन उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नई स्क्रिप्ट बनाई जिसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, जिससे वो लोग पढ़ सकते हैं जो देख नहीं सकते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एक बहुत मोटा पेपर लिया, उस पर ना उन्होंने डॉट 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 बनाए जिनको छू के लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, और इसको हम क्या बुलाते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट बुलाते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है? लुइस ब्रेल ने। ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो कितने डॉट्स पर बेस्ड है? 2 डॉट्स पे, 5 डॉट्स पे, 6 डॉट्स पे या फिर 8 डॉट्स पे? तो आपको मालूम है आपकी जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो 6 डॉट्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। उसके बाद आपसे पूछा गया आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो वहाँ का एक पर्टिकुलर पिन कोड होता है, तो पिन कोड कितने डिजिट का होता है? तो आप सबको मालूम होता है जो हमारा पिन कोड होता है वो एक्चुअली 6 डिजिट का होता है, और हमारी जो लुइस ब्रेल स्क्रिप्ट है वो भी कितने पॉइंट्स पर है? 6 पॉइंट्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो पिन कोड हमारा 6 डिजिट का होता है। आप कभी भी अपने पर्टिकुलर एरिया का पिन कोड देखिएगा वो कितने डिजिट का होगा? 6 डिजिट का होगा। उसके बाद आपसे पिन कोड की फुल फॉर्म पूछी जाती है। पोस्ट इंफॉर्मेशन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, प्राइवेट इंफॉर्मेशन नंबर या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारा जो पिन कोड होता है उसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। जब आप किसी को लेटर पोस्ट करते हो तो आप उस पर क्या लिखते हो? पिन कोड लिखते हो, तो वो क्या होता है? हमारा पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। उसके अलावा यहाँ पे है ना डिफरेंट टाइप के घरों की बात की है। तो एक बच्चा है जो कहाँ से आया? असम के मोलन विलेज से आया। उसने बताया हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। आपको पता है ना असम वाला जो एरिया है उसके अंदर है ना बहुत तेज़ बारिश होती है, इसलिए घर कैसे बनाए जाते हैं? ज़मीन को है ना
जमीन के ऊपर 10 से 12 फीट के पहले बांस लगाए जाते हैं और उनके ऊपर घर को रखा जाता है। ठीक है, तो बांस के खंभों पर घर बने होते हैं और अंदरूनी हिस्सा भी किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। तो स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स के ऊपर रखे जाते हैं घर को, और पूरा घर भी जो होता है वो लकड़ी का बना होता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है। इसके अलावा मनाली से एक बच्चा आया, उसने बताया कि जो मनाली है वो बहुत ही हिली एरिया है, वहां पर पहाड़ी इलाका है, बहुत ज्यादा बारिश भी होती है और बर्फबारी भी होती है, यानी कि बर्फ भी बहुत गिरती है और बारिश भी बहुत होती है। तो ठंड जो होती है उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, धूप में बैठना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो घर होते हैं ना, वो स्टोन और वुड के मिल के बने होते हैं, और जो छत होती है वो स्लांटिंग होती है, झुकी हुई छत होती है, ढालू वाली छत होती है। जो बचपन में जब आपको सीनरी ड्रॉ करने के लिए दिया जाता था, तो सबसे पहले जो घर आप बनाते थे तो वो कैसा घर होता था, स्लांटिंग रूफ वाला घर होता था। अब उसे स्लांटिंग रूफ क्यों बनाया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे एक स्लांटिंग घर बना हुआ है। तो जैसे ही बर्फ यहाँ पे गिरेगा ना, बारिश यहाँ पे गिरेगी, तो वो फटाक से नीचे जमीन पे गिर जाएगी और आपके घर की जो छत है उस पर बहुत ज्यादा वजन नहीं आएगा, ठीक है। वरना आपको बहुत ज्यादा ठंड भी लगेगी और प्लस आपकी छत की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कैसी छतें बनाई जाती है, स्लांटिंग रूफ बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है, मनाली में। यहाँ पे घर लकड़ी प्लस पत्थर दोनों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और असम के घर किससे बने हुए थे, सिर्फ लकड़ी से बने हुए थे। उसके बाद आते हैं राजस्थान के लोग। तो आपको पता है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को ठंडा रखने के लिए अपने घर किससे बना लेते हैं, मिट्टी से बना लेते हैं, ठीक है। और ऊपर जो छत होती है वो आप देख रहे हो, उस पर कंटीली झाड़ियां रखी होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि थॉर्नी बुशेस वाला घर कहाँ पे मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको राजस्थान में। ये क्या करते हैं, बहुत मोटी दीवार को प्लास्टर कर देते हैं, किससे, मिट्टी से। उसके बाद जो रेन वाटर होता है, आपको पता है बारिश बहुत कम होती है, जिन इलाकों में बहुत कम बारिश होती है वहां पे हम है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर पे है ना एक टंका बनवा लेते हैं और उसको है ना पक्का कर लेते हैं। अपने घर के आंगन में उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया, उसको पक्का कर लिया और उसको कवर कर दिया। तो जब भी उनकी छतों पे पानी गिरता है तो वो पाइप के थ्रू जाके हमारे टंका में स्टोर हो जाता है, और इस पानी को वो बाद में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। इसको हम क्या बुलाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो टांका बनाया जाता है किस क्या करने के लिए, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।